कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है दोस्तों, डेली जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन होता है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनाई गई है, हर सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए, जिससे आपकी जो सफलता है वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट @ से ऐसे प्यार बनाए रहिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आऊँ जिससे आप उन प्रश्नों को पढ़कर अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चल रही है दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित हमने 50 क्वेश्चनों तक डिस्कशन कर रखा है दोस्तों। आज उसके आगे का करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल 200 क्या है। पहला ऑप्शन है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट है। बी ऑप्शन है यूनेस्को के द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट है। सी ऑप्शन है विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर हैं। डी ऑप्शन है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट है। तो ग्लोबल 200 क्या है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि ग्लोबल 200 क्या है। प्रश्न भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, फटाफट से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ग्लोबल 200 क्या है। आपके ऑप्शन था फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट। बी ऑप्शन है यूनेस्को के द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट। सी ऑप्शन है विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर। डी ऑप्शन है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। तो ग्लोबल 200 क्या है। तो दोस्तों अगर ग्लोबल 200 की बात की जाए कि ग्लोबल 200 क्या है, तो ये है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रियो डी जेनेरो में आयोजित विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है, रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, बी ऑप्शन है जैव विविधता, सी ऑप्शन है स्थिरता और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो रियो डी जेनेरो, बस सुनिए दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में आयोजित विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया और एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। आपके उत्तर का भी सब्री से इंतजार रहता है दोस्तों, लेकिन आप लोग की कोई भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते दोस्तों। प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें दोस्तों, इससे आप जान पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया और एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्यारे दोस्तों स्थिरता से। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2016 में WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। बात सुनिए दोस्तों, 2016 में WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है अमेरिका।
2016 में WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान की बात की जाए दोस्तों तो पहले स्थान पर चीन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि DDT कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है मिट्टी और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो DDT कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका बहुत ही आसान उत्तर है कि DDT में जो है वो कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो अगर DDT की बात की जाए तो फटाफट से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है वायु, जल, मिट्टी, उपर्युक्त सभी। कमेंट में DDT का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा दोस्तों कि DDT का कौन सा प्रदूषण, DDT जो होता है वो कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है, और साथ ही DDT का फुल फॉर्म भी बताइएगा। तो दोस्तों DDT जो होता है ये प्रदूषण फैलाता है वायु भी, जल भी, मिट्टी भी, तीनों प्रकार के प्रदूषण फैलाता है। तो उपयुक्त डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? बस में दोस्तों NBWL एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है जो भारत में वन्यजीव से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? आपको ऑप्शन है 2001 में, 1952 में, 1972 में या फिर 2003 में। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड भारत में वन्यजीव से संबंधित है और सभी मामलों के लिए एक वैधानिक निकाय है। तो इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था 2003 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 यानी नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट 2010 द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? बस में दोस्तों जो नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी। लेकिन आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। भोपाल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ये आपके ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी। लेकिन ये किस उद्देश्य से की गई थी? तो पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए की गई थी। दूसरा प्रश्न बन गया। और तीसरा ऑप्शन है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तीसरा प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित, जो आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो फटाफट से दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? आप समझिए दोस्तों प्रश्न क्या है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, सी ऑप्शन है दूषित जल और डी ऑप्शन है केरोसिन। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है या फिर केरोसिन है। तो इसका फटाफट से आपको उत्तर देना है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है जो घर में इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्रमुख कौन है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा पर्यावरण मंत्री और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए।
प्रश्न क्या था दोस्तों कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्रमुख कौन है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा पर्यावरण मंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, पर्यावरण मंत्री होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है? तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के प्रमुख की, तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक यानी हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पौधों की बहुत सी संस्कृति से, बी ऑप्शन है जल संरक्षण से, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण से, डी ऑप्शन है सब्जियों के अध्ययन से। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किससे संबंधित है, आपको इसका उत्तर देना है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का संबंध किससे है? तो दोस्तों अगर बात की जाए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की, तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक जो संबंधित होता है दोस्तों, ये संबंधित होता है पौधों की संस्कृति से। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों अगर बात की जाए चट्टानों के प्रकार की, तो चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 3। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप नए प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप द सक्सेस पॉइंट @ को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज़रूर प्रयास किया करिए दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठा करें। चलिए तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? आगे प्रश्न है कि दुर्लभ प्रजाति का शेर की पूँछ वाला मकाक किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? दुर्लभ प्रजाति का जो शेर होता है उसकी जो पूँछ वाला मकाक किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन है दिबांग, सी ऑप्शन है नोकरेक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्लभ प्रजाति का जो शेर की पूँछ वाला मकाक होता है वो किन या किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो फटाफट से इसका उत्तर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि दुर्लभ प्रजाति का जो शेर की पूँछ वाला मकाक होता है वो किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन है दिबांग, सी ऑप्शन है नोकरेक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुर्लभ प्रजाति के शेर की पूँछ वाला मकाक जो होता है ये पाया जाता है नीलगिरी वन्यजीव अभयारण्य में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से कितने भारत में हैं? बात सुनिए दोस्तों, दुनिया भर में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। उस 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत में कितने हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, माफ़ कीजिएगा तीसरा 4 है और डी ऑप्शन पे 5वां है। बस सुनिए, पहले ऑप्शन पे 1 है, बी ऑप्शन पे 2 है, सी ऑप्शन पे 4 है, डी ऑप्शन 5। तो दुनिया भर में जो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं वो कितने भारत में हैं? दोस्तों ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्रश्न है आपको कमेंट में करके बताना है कि अभी तक कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट की, जिसमें इस 36 में से भारत में कितने हैं? तो भारत में कुल 4 हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक उर्फ रेड लिस्ट में कौन से लुप्त प्रजातियाँ यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज सूचीबद्ध होती हैं?
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो IUCN है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक उर्फ रेड लिस्ट में कौन से लुप्त प्राय प्रजातियां सूचीबद्ध हैं? पहला है जानवर, दूसरा है फुंगी, तीसरा है पेड़ और चौथा है ये तीनों। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है उसमें जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? तो वो तीनों होती हैं, जानवर भी, फुंगी भी और पेड़ भी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, परिवहन और हैंडलिंग के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये किसके सुरक्षित उपयोग, परिवहन और हैंडलिंग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? पहला है परमाणु अपशिष्ट यानी जिसे न्यूक्लियर वेस्ट कहा जाता है। दूसरा है आक्रामक विदेशी प्रजातियां यानी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, और सी ऑप्शन है जीवित संशोधित जीव, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों उत्तर दीजिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, परिवहन और हैंडलिंग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो ये है प्यारे दोस्तों जीवित संशोधित जीव। बात समझिए दोस्तों, क्या है? जीवित संशोधित जीव। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। बस में दोस्तों कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। वीडियो पर बने रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी होती है? तो वो होती है जल वाष्प। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि IUCN के अनुसार नीलगिरी पाइपिट यानी नीलगिरी पिपिट भी आप कह सकते हैं, जो दक्षिण भारत की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, इसके संरक्षण स्थिति यानी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN के अनुसार जो नीलगिरी पाइपिट है जो दक्षिण भारत की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, इसके संरक्षण की स्थिति क्या है? पहला है विलुप्त, दूसरा है असुरक्षित, तीसरा ऑप्शन है वन विलुप्त और डी ऑप्शन है घोर संकटग्रस्त। IUCN के अनुसार नीलगिरी पाइपिट जो दक्षिण भारत की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, इसके संरक्षण की स्थिति क्या है दोस्तों? तो इसके संरक्षण की स्थिति होती है असुरक्षित। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1979 में, बस में दोस्तों माफ़ कीजिएगा 1989 में, 1989 में। बी ऑप्शन 2010 में, सी ऑप्शन 2015 में, डी ऑप्शन 1996 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 2010 में, 2015 में या फिर 1996 में? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1932, 1950 या फिर 1989। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972, 1932, 1950, 1989। फटाफट से पहले दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न चल रहा है, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब
सपोर्ट करेंगे दोस्तों। देखिए काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो को तैयार किया जाता है दोस्तों, आप ही के लिए वीडियो तैयार की जाती है। आपके एक सपोर्ट से आपका भी भला होगा दोस्तों, हमारा भी होगा, क्योंकि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था भाई दोस्तों 1972 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1932, सी ऑप्शन है 1950 और डी ऑप्शन है 1948। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1948 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको हर तरह के प्रश्न वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य कार्य क्या है? कि प्रकृति का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा फ्रांस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि प्रकृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रेड लिस्ट जो IUCN के द्वारा प्रकाशित होती है ग्लोबल संरक्षण स्थिति और जैविक प्रजातियों के विलुप्त होने की सूची है। पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था, या यह पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? पहला ऑप्शन है 2007, बी ऑप्शन है 1964, सी ऑप्शन है 2006 और डी ऑप्शन है 1967। रेड लिस्ट जो IUCN के द्वारा प्रकाशित हुई थी ग्लोबल संरक्षण स्थिति और जैविक प्रजातियों के विलुप्त होने की सूची है, पहली बार ये कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों पहली बार ये प्रकाशित हुई थी 1964 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है? बस में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है? पहला है कर्नाटक, बी ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो जिस राज्य के लिए जिस क्षेत्र के लिए ये तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी गई है, ये है कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत के 54वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत के 54वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों अगर बात की जाए दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, तो ये स्थित है उड़ीसा में और इसे 54वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाली महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? पहला जो ऑप्शन है वो है संस्कृति मंत्रालय, दूसरा जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय और डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हरियाली महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों अगर हरियाली महोत्सव की बात की जाए
तो ये जिस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है या आयोजित किया जाता है वो है पर्यावरण मंत्रालय। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? बस में दोस्तों, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA। बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। तो हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? तो जिसने पर्यावरण को स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है वो है पर्यावरण मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और वीडियो को देखें। जितनी ज़्यादा व्यूज़ जाएगी दोस्तों हमारा उतना मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।